जिंदगी सरिता में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए रूपगढ़ी का रहस्य का 11वां भाग। अब तक आप सबने सुना जादूगर विश्वेती कुलगुरु का धोखे से अपहरण कर उनको अभिमंत्रित पिंजरे में कैद कर देता है। दूसरी तरफ मूर्ति स्पर्धा में जीतने के पश्चात विश्वेती राजमहल में रहते हुए प्रतिमा निर्माण प्रारंभ करता है। जब से विश्वेती राजमहल में आया है, महल में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ गई हैं। विश्वेती युवराज उद्धव से अपनी ही बुआ तथा फूफाश्री से इस भांति घृणा का कारण जानना चाहता है। अब आगे की कहानी। विश्वेती बोलता है, युवराज उद्धव, ऐसा क्या हुआ भूतकाल में? क्या कारण है जो आप अपनी ही बुआ के परिवार को समाप्त करना चाहते हैं? युवराज उद्धव बोलते हैं, मित्र विश्वेती, इसके पीछे भी एक विचित्र कहानी है। मेरे पिता अपनी बहन यानी मेरी बुआ श्री को बहुत प्रेम करते थे। बुआ श्री पिताश्री से छोटी हैं, तो पिता की और भी लाडली थी। विश्वेती बोलता है, तो फिर ऐसा क्या हुआ मित्र? युवराज उद्धव बोलता है, मेरी बुआ श्री के विवाह योग्य हो जाने पर वर की तलाश चल रही थी। मेरे पिता बेहद उत्साह से बुआ श्री के लिए वर की तलाश कर रहे थे। दादाश्री ने पिताश्री को यह कार्य सौंप दिया था कि एक सुयोग्य वर की तलाश की जाए बुआ श्री के लिए। मेरे पिता के एक अंतरंग मित्र राजकुमार शर्वर, जो हमारे पास के राज्य नौगढ़ से थे, पिताश्री बुआश्री का विवाह राजकुमार शर्वर से करना चाहते थे, किंतु कारणवश पिताश्री को पता चला कि बुआश्री रूपगढ़ी के राजकुमार चंद्र प्रकाश को पसंद करती है तथा उनसे विवाह करना चाहती है। पिताश्री ने अपने मित्र को परखा हुआ था। वह जानते थे कि राजकुमार शर्वर उनकी बहन के लिए एक उत्तम जीवन साथी हैं, उत्तम वर हैं, किंतु बुआ की जिद के चलते निर्णय लिया गया कि दोनों राजकुमारों में धनुर प्रतियोगिता कराई जाए, वह भी घोड़े पर बैठकर, आंखों पर पट्टी बांधकर, आवाज भेदी बाण चलाकर निशाना लगाना है। विश्वेती बोलता है, फिर धनुर प्रतियोगिता हुई क्या? युवराज उद्धव बोलते हैं, हाँ मित्र, प्रतियोगिता हुई तथा प्रतियोगिता में राजकुमार चंद्र प्रकाश ही विजेता बने। मेरे पिता का सपना टूट गया, अपने मित्र को अपना बहनोई बनाने का सपना, किंतु पिताश्री मजबूर थे उस वक्त। फिर विश्वेती बोलता है, तो क्या सिर्फ यही कारण है इतनी घृणा का? युवराज उद्धव बोलते हैं, नहीं मित्र, केवल यही कारण नहीं है। प्रतियोगिता में जीत के पश्चात दादाश्री ने बुआश्री तथा राजकुमार चंद्र प्रकाश के विवाह की घोषणा कर दी। मेरे पिताश्री ने भी स्वीकार कर लिया तथा मन से राजकुमार चंद्र प्रकाश को अपना बहनोई मान लिया था। किंतु विवाह के दिन जब वर वधु के विवाह के सभी रीति रिवाज निभाए जा रहे थे, एक रीति के अनुसार वधु को वर के गले में एक खानदानी हार पहनाना था। जब बुआश्री फूफाश्री को हार पहना रही थी, तो पिताश्री के मित्र ने मजाक में कटाक्ष कर दिया, जिससे राजकुमार चंद्र प्रकाश अत्यधिक क्रोधित हो गए तथा पिताश्री के मित्र राजकुमार शर्वर को अपशब्द बोलने लगे। पिताश्री ने फूफाश्री को समझाया भी, किंतु फूफाश्री का क्रोध बढ़ता ही गया। पिताश्री के मित्र ने भी अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। विवाह का शुभ अवसर एक कलह में परिवर्तित हो गया। बात इतनी बढ़ी कि दोनों तरफ से तलवारें निकल गई। किसी तरह दादाश्री तथा अन्य अतिथिगण ने सबको समझाकर शांत किया, किंतु दादाश्री ने सबके सामने पिताश्री और उनके मित्र को अपमानित किया तथा फूफाश्री ने यह शर्त रखी कि जब तक पिताश्री के मित्र राजकुमार शर्वर विवाह समारोह से नहीं चले जाएंगे, वे भावर नहीं डालेंगे। फूफाश्री के इस निर्णय का बुआश्री ने भी समर्थन किया। पिताश्री ने जब इस बात का विरोध किया, तो उनकी छोटी बहन ने उन पर स्वार्थी होने तथा अपनी छोटी बहन की खुशी में अड़चन डालने का आरोप लगाया। पिताश्री ने अपने मित्र का पक्ष लिया, तो बुआश्री ने उन दोनों को विवाह स्थल से चले जाने को कहा। पिताश्री अपमानित से अपने दोस्त के साथ विवाह स्थल से हट गए। उस समय हम छोटे थे, किंतु इतने भी नहीं थे कि अपने पिता के अपमान को न समझे। आज हमारा पुत्र भी है, यदि उसके सामने हमारा कोई अपमान करे तो उसको भी निश्चित ही बुरा लगेगा। उस दिन से ही हमने कसम खा ली थी कि अपने पिता के अपमान का बदला भविष्य में निश्चित ही हम लेंगे।
तथा यह बदला लेने की भावना हमारी आयु के साथ साथ अधिक बलवान होती गई और आज हम अपनी ही बुआ श्री के पूरे परिवार को समाप्त कर देना चाहते हैं। हम घृणा से अंदर से जल रहे हैं। बस यही कारण है मित्र, आज भी हमें याद आता है अपने पिता का वह अपमान जो हमारे फूफा श्री ने और हमारी बुआ श्री ने किया था। विश्वेती बोलता है, मित्र आपके इस निर्णय में मैं आपके साथ हूँ। उधर राजकुमारी सूर्यलेखा अपने कक्ष में बिस्तर पर मूर्छ अवस्था में लेटी हुई है। उनके बिस्तर के तीनों तरफ माता पिता था तो दोनों भाई खड़े होकर उनके होश में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महारानी ज्योत्सना बोलती है, महाराज यह क्या हो रहा है? इस भांति यह विचित्र जीव अचानक आखिर कहाँ से आ जाता है और फिर गायब भी हो जाते हैं। हमारी चिंता बढ़ रही है, कहीं यह किसी अनिष्ट के होने की आहट तो नहीं है? महाराज बोलते, महारानी हम भी चिंतित हैं इन सब घटनाओं के कारण, तथा इस विचित्र जीव का क्या रहस्य है? कहाँ से यह आता है और कहाँ गायब हो जाता है यह जीव? हम समझ नहीं पा रहे हैं। कुलगुरु से भी हमने पूछा था। तभी राजकुमारी को होश आ जाता है, किंतु वह अभी भी डरी हुई है। महारानी राजकुमारी के मस्तक पर हाथ रखकर धीरे से सहलाते हुए बोलती है, पुत्री आप ठीक तो है ना? राजकुमारी बोलती है, माताश्री वह विचित्र जीव। महारानी बोलती है, पुत्री डरो मत, अब तुम अपने कक्ष में हो तथा यहाँ पर अब कोई डर वाली बात नहीं है। किसी भांति राजकुमारी को समझाकर तथा चंपा को राजकुमारी के करीब ही रहने को बोलकर महाराज महारानी तथा दोनों राजकुमार सूर्यलेखा के कक्ष से चले जाते हैं। महाराज बोलते हैं महारानी से, महारानी चलो शिल्पकार विश्वेती को पूछ लेते, देवी माँ की प्रतिमा पूर्ण होने में कितना समय और लगेगा, तथा प्रतिमा भी देख लेते हैं। महाराज एक सेवक द्वारा विश्वेती पर सूचना भिजवाते हैं कि वह भेंट करना चाहते हैं, किंतु विश्वेती जवाब में कहता है, अभी 2 दिन वह किसी से भेंट नहीं कर सकता है। किसी से भी मिलने से उसके ध्यान में रुकावट होगी तथा उसका प्रभाव उसके कार्य पर पड़ेगा। 2 दिन में प्रतिमा तैयार हो जाएगी। महाराज बोलते, महारानी कुलगुरु से प्रतिमा स्थापना का समय पूछ लेते हैं। महारानी बोलती है, जी महाराज उचित है। महाराज कुलगुरु के पास भेंट हेतु संदेश भेजते हैं, किंतु वहां से सेवक कुलगुरु के द्वारा महाराज के लिए लिखा पत्र लेकर आता है। सेवक बोलता है, महाराज की जय हो। महाराज बोलते हैं, क्या हुआ सेवक, कुलगुरु का क्या संदेशा है? सेवक बोलता है, महाराज मैं कुलगुरु के निवास स्थान पर गया था आपसे भेंट करने हेतु सूचना देने, किंतु कुलगुरु अपने निवास स्थान पर नहीं है। कुल माता ने बताया कि कुलगुरु सिद्ध पूजा हेतु किसी एकांत स्थान पर गए हैं तथा आपके लिए पत्र दिया है। सेवक महाराज को कुलगुरु का दिया पत्र देता है। महाराज कुलगुरु का पत्र लेकर खोलकर पढ़ते हैं। महारानी बोलती है, महाराज क्या लिखा है पत्र में, तथा कुलगुरु अचानक कैसे एकांतवास में चले गए हैं? महाराज बोलते हैं, महारानी कुलगुरु ने पत्र में लिखा है कि वह 2 दिन के लिए एकांतवास में जा रहे हैं किसी सिद्ध पूजा हेतु तथा प्रतिमा स्थापना हेतु। उन्होंने 2 दिन पश्चात का समय प्रातः काल में बताया है। 2 दिन पश्चात अगले 5 दिन तक समय शुभ ही है। इन 5 दिनों में जिस दिन प्रातः काल में उचित लगे मूर्ति स्थापना हो सकती है। 2 दिन पश्चात तो कुलगुरु भी पहुंच जाएंगे तथा पत्र में यह भी लिखा है कि मंदिर के निर्माण और मूर्ति स्थापना होते ही राजमहल में होने वाली परेशानी और घटनाएं स्वतः ही बंद हो जाएगी। महारानी बोलती है, बस तो महाराज हमें निश्चिंत होकर मंदिर निर्माण कार्य में पूरी तरह से ध्यान देना है। महाराज बोलते हैं, महारानी मंदिर निर्माण कार्य तो पूर्णता की ओर है। आप भी सूर्यलेखा से कहो वह देवी माँ के वस्त्र तैयार करने पर ध्यान दे, विलंब न करे। महारानी बोलती है, महाराज देवी माँ के वस्त्र तो तैयार होने ही वाले हैं। सूर्यलेखा बेहद मनोयोग से तैयार कर रही है देवी माँ के वस्त्र। राजकुमार कार्तिकेय सेनापति के साथ जाकर स्वर्णकार को ले आते हैं। राजमहल के भीतर ही रहकर स्वर्णकार 2 दिन के भीतर देवी माँ के बहुत सुंदर आभूषण तैयार करता है। मंदिर निर्माण तथा माँ की प्रतिमा स्थापना की तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। 2 दिन में विश्वेती भी प्रतिमा पूर्ण कर देता है तथा महाराज से आज्ञा लेकर वह राजमहल से प्रस्थान करता है। 2 दिन के भीतर मंदिर निर्माण का कार्य, पूजा अर्चना की सभी तैयारी हो जाती है। 3रे दिन प्रातः ही कुलगुरु बना विश्वेती भी गुरु माता तथा कुलगुरु के पुत्र के साथ राजमहल पहुंच जाता है। कुलगुरु बना विश्वेती मूर्ति स्थापना के लिए जानबूझकर अशुभ समय का चुनाव करता है। यह सब
वह युवराज के कहने पर कर रहा है। राजमहल आज बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है तथा सभी राजमहलवासी भी सज धज कर तैयार हैं। विश्वेती ने देवी माँ की प्रतिमा बहुत ही सुंदर बनाई है, बिल्कुल बोलती हुई सी प्रतीत होती है। महाराज महारानी राजकुमार राजकुमारी सभी प्रसन्न हैं प्रतिमा देखकर। सब युवराज उद्धव तथा विश्वेती की योजना अनुसार हो रहा है। मूर्ति स्थापना तो बिना किसी विघ्न के हो जाती है और होनी भी थी, क्योंकि कुलगुरु तो विश्वेती बना हुआ है। जैसे जैसे विश्वेती बोल रहा है वैसे वैसे कार्य हो रहा है। कुलगुरु बना विश्वेती ही सब पूजा अर्चना करके देवी माँ की मूर्ति स्थापना का कार्य करता है। 1 सप्ताह पश्चात पितृ पूजन उत्सव होना है, जिसका निमंत्रण भी सभी को भेजा गया है। राजकुमार कार्तिकेय की मंगेतर राजकुमारी नीलकमल भी मूर्ति स्थापना की पूजा में अपने परिवार के साथ आई है, उनके माता पिता तथा उसकी छोटी बहन शुभांगी के साथ। नीलकमल के माता पिता तो देवी माँ की मूर्ति स्थापना के पश्चात वापस चले जाते हैं, किंतु नीलकमल तथा शुभांगी को पितृ उत्सव होने तक सूर्यलेखा राजमहल में ही रोक लेती है। इधर विश्वेती ने अपनी कुटिया में उस अभिमंत्रित पिंजरे में कुलगुरु को